लाइफ एंड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास के बारे में। पहले एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसमें हम ये पढ़े थे कि मीनिंग क्या होता है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की। और जब हम जान चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ colonialism and imperialism, then now the term to understand growth of colonialism and imperialism. अब हम जब ये समझते हैं कि किस तरीके से विकास हुआ था कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का, तो हमको जाना होगा यूरोपियाई देशों की तरफ, और हमें समझना होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था 1453 में कुस्तुस्तुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, एक ऐसी जगह जिस पे अधिकार बनाने के लिए बहुत सारे साम्राज्य बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ही कोशिशों के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल जैसी जगह को अपने अधिकार में ले लिया, और वहीं से ख़त्म हो जाती है एक एम्पायर जिसकी नाम होती है बाइजेंटाइन एम्पायर। एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही फेमस एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर की पतन हो जाती है, और वहाँ पर तुर्कियों के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य की अस्तित्व आता है। और तब हम समझते हैं, एक चीज़ हमको देखने को मिलता है कि उस समय में कॉन्स्टेंटिनोपल को शहरों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ द सिटीज कहा जाता था और कहलाता था। तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पेज पे समझने के लिए, उसमें ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल, पतन कब हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। 1453 में कब्जाया किसने था? ऑटोमन एम्पायर ने। हारा कौन था? बिजेंटाइन एम्पायर का पतन हुआ था। और एक नंबर का क्वेश्चन हर बार बनता है जिसका नाम है क्वीन ऑफ द सिटीज किसे कहा जाता है, जो कि है कुस्तुस्तुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। अब हमें थोड़ा इमेज के थ्रू से समझना होगा कि हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोपियाई देशों के बारे में और मिडिल ईस्ट के बारे में। ठीक, ये एरियाज हैं जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं, और इसी एरियाज में 1453 में क्या हुआ था इसको हम समझ रहे हैं, और इसके बाद क्या होंगी उसको समझेंगे। इसके पहले की हिस्ट्री को यदि हम समझना चाहेंगे तो हमें लगेगा बहुत टाइम। इसीलिए यदि आप और कुछ समझना चाहते हैं तो द बैटल ऑफ एम्पायर 50 बोल के एक फिल्म है, उस फिल्म को आप अवश्य देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी इजीली प्राप्त हो जाएंगी। इसका हिंदी डबिंग भी है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। अब ये जो शहर है इसे कहा जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल, और पहले का जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो आज का इस्तांबुल है, जो कि कैपिटल है टर्की का। इतना हमें समझ में आ गया। तो हम जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं वो जगह आज इस्तांबुल है, जिसका नाम अभी जो देश है वो है टर्की। तो हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, प्रेजेंट सिनारियोस को भी देखते चलेंगे, और इसमें कुछ आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कृष्ण सागर यानी कि ब्लैक सी, और इधर में एजियन सी के बारे में भी कुछ लिखा गया है। तो आपको थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशंस याद होंगे तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पूर्व यूरोप के देश मध्य पश्चात देशों के बीच व्यापारिक संपर्क स्थापित करने के, खासकर कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ कृष्ण सागर और भूमध्य सागर अंचल में अवस्थित क्रीमिया, ट्रोपोली, एंटियोक और अलेक्जेंड्रिया, जिसे अभी मिस्र कहा जाता है, इन सभी के बीच में क्या होता था कि एक जितने भी ये प्लेसेस हैं वो समुद्र के किनारे थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि बंदरगाह बहुत इजी से लगते थे, और ये जितने भी एरियाज हैं उसमें बिजनेस करना इजी था। तो हमें एक चीज़ तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से इजीली ये पता चल गया है, और ये जो लिखा गया है कि इन जितने भी जो चीज़ें हैं, यानी कि हमारा जो यूरोपियन जो एरियाज है और जो मिडिल ईस्ट की एरियाज थी, जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये जो यूरोपियन एरिया है और ये जो मिडिल ईस्ट की एरिया है, इसके बीच में क्या हुआ करता था दोस्त, कि इसमें होता था एक अच्छा संपर्क होता था, रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस
को बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन तो उस समय में कुछ चैलेंजेस भी होते थे, वार्स हुआ करते थे। तो उसको हम समझेंगे कि यहाँ पे जब रिलेशंस बढ़ते गए, बिजनेस बढ़ता गया, तो किस तरीके से एक दूसरे देश ने एक दूसरे पर कब्जा करके अपना साम्राज्य को स्थापित किया, इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये जो उपनिवेशवाद है, यहीं से उठा हुआ एक शब्द है जिसको हम आज अपने कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब हम जब आगे जाएंगे तो हमको ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो तुर्की वालों और ओटोमन वालों का अधिकार हो गया था, इससे क्या हुआ कि यूरोप के साथ होने वाले मध्य, पाश्चात्य और पूर्वी देशों में होने वाले मसालों के व्यापार और उक्त देशों में किए जाने वाले सोने का संग्रह कार्य पर क्या हो गया, समसामयिक तौर पर संकट अवश्य उत्पन्न हो गया। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब क्या हो गया कि हमारा जो बिजेंटाइन एम्पायर है उसका पतन हो गया और ओटोमन एम्पायर वहां पर जाकर कब्जा किया, तो एक जगह पर जब दूसरे लोगों का जब कब्जा होता है तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्या कि यहाँ पर जो एकाधिकार हो गया, ओटोमन एम्पायर का एकाधिकार हो गया। ठीक है, एकाधिकार तो मोनार्की जैसे चीज हो जाएंगी कि हम ही सबसे बड़े बादशाह हैं। तो उसमें एक जो चीजें हैं कि जो बिजनेसेस होती थी, जो सोने का व्यापार होता था, मसालों का जो व्यापार होता था, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि व्यापार किस चीज़ का होता था। मसालों का व्यापार होता था, सोने का जो व्यापार होता था, या संग्रह करते थे, कलेक्ट किया जाता था। उन सभी चीज़ों पर क्या हो गया कि थोड़ा सा संकट आने लगा। लेकिन क्या हुआ कि ये जितने भी समुद्री एरिया हैं, मैंने आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस में भी दिखाया है कि वहाँ पे ब्लैक सी है, भूमध्य सागर है, तो वहाँ के जो रास्ते हैं, जो बंदरगाह है, वो कुछ ठप से पड़ गए, क्योंकि जो किनार किनार का जो एरिया है, मैक्सिमम जो समुद्र के तटों वाला एरिया वो ओटोमन के हाथों में आ जाएगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर जो बिजनेस है, जो सी रूट से होती थी, वो बंद हो गई हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि जितने भी वो एरियाज थे वो धरती से लगे हुए थे, जुड़े हुए हैं, लेकिन तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दूर तक चलना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा स्थल मार्ग से बिजनेस करना कठिन था, लेकिन फिर भी जो बड़े व्यापारी थे वो क्या करते थे कि फिर भी स्थल मार्ग से अपना व्यापार को बनाए रखे थे, लेकिन तो वो कम हो गया था। जैसे कि वेनिस को देख लीजिए, जिनेवा देख लीजिए, पीसा देख लीजिए, तो वहाँ के जितने भी धनी व्यापारी थे वो एक व्यापार को जरूर बनाए रखे थे। लेकिन तो वहाँ पर हमको एक चीज़ तो जरूर देखने को मिलता है कि मतलब जो एकाधिकार हो गया था कुस्तुस्तुनिया पे, वो चीज़ तो हट नहीं पा रहा था। लेकिन अब एक चीज़ हो गया था कि जो छोटा छोटा जो समुद्री जगह है उसको यदि आप कब्जा लिए हैं, तो अब एक जरूरत पड़ता है कि कोई और जल मार्ग है क्या। विकल्प के रूप में जल मार्ग की खोज कर ली गई थी। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, इस व्यापार पर कुस्तुनिया के पतन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि विकल्प के रूप में जलमार्ग की खोज ली गई थी और इसका संतोषजनक परिणाम सामने आया। अब देखिए, जब एक जगह, मैं वही बता रहा था कि क्या हो गया कि एक जगह आपको कोई एक जगह पे आप अधिकार कर लिए, वहाँ का जो रूट्स है उसको यदि ब्लॉक हो जाए, तो लोग जरूर कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ दूसरा हमको जगह मिल जाए, और वैसा हुआ भी। और लोग क्या किए कि दूसरे सी रूट्स को खोजने लगे, और वो विकल्प के रूप में सी रूट्स भी मिला, और वहाँ से संतोषजनक परिणाम मिला, और वहाँ से व्यापार आगे बढ़ा। तो अब यही चीज है जो कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाता है, उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाता है। कि एक और इसमें एक पॉइंट हमको ये देखने को मिलता है कि डिस्कवरीज ऑफ द सी रूट्स, और जब हम जल मार्ग को खोज लेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरूर कोशिश करेंगे और वहां पे अपना बिजनेस को फैलाएंगे। ये भी एक कारण बनता है कॉलोनियलिज्म का। आगे देखते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के ने वास्तव में नव जागरण यानी कि रेनेसां की सूचना दी थी। अब देखिए, जब हम 1453 का जब बात करते हैं, तो उससे पहले की जो एज है, हिस्ट्री में हम जानते हैं कि एंशिएंट एज होता है, मिडाइवल एज होता है, और मॉडर्न पीरियड होता है। तो एक पीरियड जब होता है तो वहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि कौन सा एज है, कौन सा ईयर है, जब हम किसी चीज़ को विभाजित करते हैं कि ये एंशिएंट होगा, ये मिडाइवल होगा, ये मॉडर्न होगा। तो हमको
देखना है कि जो रिनासेंस पीरियड है, जो नवजागरण जो पीरियड जो दस्तक दी है हमारे पृथ्वी पे, वो है आपका 1453 के आसपास की जितनी भी टाइम्स है वो हमको मॉडर्न पीरियड में लाता है। इसीलिए आपका जो बुक है उसका नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास, और यहीं से आधुनिक जो इतिहास है शुरू होता है। एक चीज मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझते हैं। मानव मन मध्ययुगीन संकीर्णता से छुटकारा पा लिया। एक चीज देखिए कि मतलब संकीर्णता से छुटकारा, एक जो मानव मन था वो संकीर्णता क्या है कि मतलब एक नैरो माइंडेडनेस थी कि लोग हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं या ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ नई चीज़ें होने वाली है। हमारा जो दिमाग है ना उसका थोड़ा बत्ती जलने वाली है और हम कुछ आगे निकलने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है और मज़ा आएगा कि क्या समझ रहे हैं हम अभी, किस तरीके से ये कॉलोनियलिज्म आगे बढ़ा, इंपीरियलिज्म आगे बढ़ा और हम इतना एडवांस कब से हुए हैं, ये चीज अब हमको जानने को मिलेगा। संकट के इस काल पर संकट के इस काल में सीधा रास्ता मिलने जैसा अवसर प्रदान कर नव जागरण ने ज्ञान के नए नए पथों की खोज की है। अब जब जितना आपका एजुकेशन बढ़ेगा, जितना आप नया नया चीज सीखेंगे, नॉलेज जितना बढ़ेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नई नई चीजों की खोज हो रही है। नव जागरण ने मध्ययुगीन धार्मिक अज्ञानता के धुआं से आच्छादित यूरोप को एक नई चिंतन धारा दी। अब देखिए पहले क्या होता था कि धर्म पे लोग ज्यादा विश्वास करते थे, साइंस पे ज्यादा विश्वास नहीं हुआ करता था। लेकिन अब धर्म की जो विश्वास है लोग उतना नहीं मानेंगे। अभी धर्म तो चल ही रहा है, लेकिन तो जो साइंटिफिक जो चीजें थी, जो मॉडर्न चीजें थी, जो साइंस में आया करती हैं, अभी हम जिसको मानते हैं पहले के लोग उसको नहीं मानते थे। लेकिन अब वो दौड़ है जब हम साइंस को भी मानना शुरू करेंगे, मॉडर्निटी को अपनाने का वक्त आ गया है। सूर्य एवं पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण सौर जगत के संबंध में नई नई चिंता चर्चाएं होने लगी एवं नए नए सिद्धांत खोजे जाने लगे। और यही सब पीरियड है जब हमको ये पता चलता है कि ग्लोब जो है वो राउंड है, उसके बाद जो धरती है वो घूमती है, ना कि सूर्य घूमता है। ये सारी चीज़ें हमको इसी पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलता है। हालांकि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे, तो इनसे बहुत आगे हमारे पूर्वज थे, लेकिन जो ये हिस्ट्री है उसके बारे में हम समझेंगे। आगे देखिए, सागर के किनारे दूर दराज के अनोखे देशों को देखने, सुनने तथा उसके बारे में जानने की लोगों की मन में इच्छा जागृत हुई। दूरबीन और दिशा नियंत्रक कैंपस यंत्रों का आविष्कार हो गया। अब एक चीज आपको पूछता है कि जो दूरबीन और ये जो कैंपस है इसका आविष्कार कब हुआ था, कैसे हुआ है, ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ये जो टाइम पीरियड है इसमें दूरबीन और दिशा नियंत्रण, दिशा निर्णायक जो होता है उसे कैंपस कहते हैं। ठीक है, यंत्रों का आविष्कार ने लोगों को साहसी बना दिया। अब पहले तो पता नहीं चलता था कि हम किस ओर जा रहे हैं, दूरबीन होती नहीं थी, दूर कुछ दिखाई नहीं देता था हमें, तो हम क्या करने लगे कि सी रूट्स पे आराम से जाने लगे। हम समुद्र में भी कहीं रहे तो हम पता कर सकते थे कि हम किस दिशा में हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब समुद्र में भी लोग जाने से इतना नहीं कतरा रहे हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें बड़े बड़े जहाज लेकर लोग आगे बढ़ने लगे। इसी के फलस्वरूप भौगोलिक खोज और आविष्कार के युग का आरंभ हुआ और तब जाके एक देश से लोग दूसरे देशों में भी जाने लगे और भौगोलिक जो चीज़ें हैं यानी कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन से एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज तक हम जाने लगे। इसी में एक चीज़ और आगे हमको मिलता है, अटलांटिक महासागर के उपकूल में अवस्थित देश पुर्तगाल इसका अगुआ बना। अब एक चीज़ देखिए, पुर्तगाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है सी रूट्स में, मतलब जब भी समुद्री चीज़ें आती हैं, समुद्र से हम वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं, आप बार्थोलोमेव डियास को जानते होंगे, क्लास 9 के किताबों में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो पुर्तगाली थे, अरब्स के कुछ सी रूटर्स थे, उन्होंने मतलब अब समुद्र में आना स्टार्ट कर दिया है और नए नए जगहों को खोजा है। इसने नए भौगोलिक अनुसंधान और आविष्कार का नेतृत्व किया। इसी के साथ आरंभ होती है महासागरों पर के पार साम्राज्य विस्तार की कहानी और प्रक्रिया। यही उपनिवेशवाद का जड़ है। अब एक चीज समझ गए कि उपनिवेशवाद का जड़ में सबसे पहला एक जो चीज है वो है सी रूट्स। जब हम समुद्र जल मार्ग का रास्ता ढूंढने लगे, नई नई आविष्कारें होने लगी, तो ये एक जड़ बना उपनिवेशवाद का। और तभी एक देश से दूसरे देश में लोग जाकर वहां पर अपना उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिए। आगे देखते हैं। हालांकि इसके साथ अन्य कई
अनुषंगिक चर्चाएं भी जुड़ी हैं। भौगोलिक आविष्कार, दीर्घकालीन धर्म युद्ध, क्रूसेड्स, इस्लाम के विपरीत ईसाई धर्म के प्रचार की तीव्र आकांक्षा। अब एक चीज हमको ये समझनी है कि एक तो भौगोलिक आविष्कार के वजह से जो उपनिवेशवाद है वो आगे बढ़ा है, दूसरा है दीर्घकालीन धर्म युद्ध। अब क्या होता था कि धर्म को भी प्रचार करना है, तो पहले धर्म युद्ध बहुत ज्यादा होता था। अब क्या करना है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना। हर एक धर्म के लोग, इस्लामिस्ट जो लोग थे वो चाहते थे कि इस्लाम आगे बढ़े, फले फूले। जो ईसाई लोग थे अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरीके से करके उनके मन में एक कामना थी कि हम क्या करें, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक कारण रहा है उपनिवेशवाद का। फिर आगे जब देखते हैं व्यापारिक पूंजी का निवेश, इसी के समानांतरल विदेशी व्यापार का विस्तार, अधिक लाभ कमाना, सामुद्रिक और व्यापारिक जहाजों के निर्माण कौशल का विकास आदि ने पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड आदि इटली को उपनिवेश स्थापित करने में सक्षम और प्रोत्साहित किया। तो एक चीज़ तो भौगोलिक आविष्कारें होने लगी, धर्म युद्ध का एक बात था। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाभ कमाना है, अधिक लाभ कमाने का जो एक चेष्टा है। फिर समुद्र से व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण का कौशल आने लगा, लोगों के पास ये पता चलने लगा कि हम किस तरीके से बड़े और जहाज़ बना सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं, और स्किल बढ़ते गए लोगों में, और इसीलिए वो आधुनिक आधुनिक जो जहाज़ें हैं उसको बनाने लगे। तो ये प्रोत्साहित किया उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम देखेंगे 15 to 16 सेंचुरी में यूरोप के कई देशों में युद्ध, नए नए हथियारों का और आग्नेयास्त्रों के आविष्कार और विकास ने यूरोप को युद्ध कौशल में शक्तिशाली बना दिया। अब एक चीज देखिए, आप जब भी किसी भी देश को अटैक करना चाहते हैं तो आपके पास हथियार अच्छे होने चाहिए, सिपाही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे जिसके पास जितना अच्छा वेपन्स होगा वो उतना जल्दी अपने दुश्मनों को हरा सकता है और नए जगहों पर कब्जा कर सकता है। और यही हुआ वहाँ पे, जो नए तोप का जो जन्म हुआ, अच्छा गन्स वहाँ पे बनाने लगे लोग। तो तोपों की भी हमको देखने को मिलता है कि नया नया जो तोप थे, बड़े बड़े तोपों का आविष्कार वहाँ पर हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं दुश्मनों को पीछे करने में और नए जगहों को कब्जा करने में बहुत मददगार साबित हुई। और इसीलिए 15 to 16 सेंचुरी एक ऐसा समय था जिसमें एक देश से लोग दूसरे देश में जाने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम उनको होने लगी। आपको एक चीज़ पता होगा, जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, और ये जो एरियाज है जो मिडिल वाले, ये उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, टेम्परेट जोन में आते हैं। और ये जो नीचे वाले जो जगह होते हैं वो शीत कटिबंधीय होते हैं। तो जब ये शीत कटिबंधीय वाले लोग उष्णकटिबंधीय वाले जगह पर आते हैं तो उनको बीमारियां ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ पे वायरसेस और बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा अटैक्स होती हैं और लोगों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो ये जो शीत कटिबंधीय वाले जो लोग थे, जब ये उष्ण कटिबंधीय इलाके में आते थे, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, तो वो बीमार ज़्यादा होते थे। तो वो एक दिक्कत थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी आपका मेडिकल साइंस भी कमाल करने वाला है भाई आपके पास यहाँ पे। अब मेडिकल साइंस जब आगे बढ़ती है तो नए नए मेडिसिन का आविष्कार होता है जो कि संक्रमण से लोगों को बचा दिया है। तो जब संक्रमण नहीं होगा आपको, तो जो आपका फौजी है वो तो कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता है। यदि फौजी ही बीमार हो गया तो आप कैसे अटैक करोगे? ये एक प्रॉब्लम थी। अब फौजी बीमार नहीं हो रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं बीमार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मेडिसिन है। तो ये आक्रमण करने का साहस उनके अंदर भी आ गया कि हाँ, हम कहीं भी जाके सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी एक कारण रहा है। तो एडवांसमेंट इन मेडिसिन ये भी एक कारण रहा है। तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी एक कारण है उपनिवेशवाद का। अब देखिए, अब हम 1453 पढ़ लिए, 1500 सेंचुरी पढ़ लिए, 1600 सेंचुरी पढ़ लिए। अब हमको थोड़ा 1800 सेंचुरी यानी कि 1760s के बीच का जो चीज़ें हैं उनको देखना होगा। अब भी एक टाइम आएगा जब हम, अब क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस कुछ आप देखे थे, तो उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। 18वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के दुर्गम अंचलों में भी व्यापार के लिए नए बाजारों की खोज को लक्ष्य कर नए देशों पर अधिकार करने और उपनिवेशवाद या उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हो गई।
अब क्या हुआ कि जब आप जान ही रहे हो कि नया नया जो मटेरियल्स है वो हो रहा है, वेपन्स आ रहे हैं आपके पास, सीप आ रहे हैं आपके पास, मेडिसिन सही है, तो वो सोचे कि क्यों नहीं हम एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में जाएं, क्योंकि अब नए नए जगहों पर जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे लोगों को जाके कैप्चर किया जाए, वहाँ पर अपना उपनिवेशवाद को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 1760 में इंग्लैंड में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक और बहुत बड़ा कारण बन गया था आपका उपनिवेशवाद का, क्योंकि इंडस्ट्रीज बैठ रहे हैं वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वहाँ पर बन रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अपने देश के लिए तो ज़्यादा ही हो गए हैं, तो उनको बेचने के लिए भी आपको क्या चाहिए, बाजार चाहिए। अब ऐसे जगह चाहिए जहाँ पे कुछ पॉपुलेशन हो, बाजार हो, वहाँ पर हम अपने सामान को बेच पाएँ और ज़्यादा लाभ कमा पाएँ। तो ये एक कारण बन रहा है आपका उपनिवेशवाद का। और देखिए कि उसके अन्य देशों पर प्रभाव से भी उपनिवेशवाद की स्थापना की प्रक्रिया में काफ़ी बल मिला। तो एक चीज़ हमको देखने को मिल ही जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये काफ़ी बल देता है उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाने में। अब थोड़ा एक्सटेंशंस के बारे में बात करते हैं कि अब तो हमको पता चल गया कि रीजन्स क्या थे, क्यों बढ़ा था, ग्रोथ क्यों हुआ था कॉलोनियलिज्म का। अब आप बोलोगे कि सर आपने इंपेरियलिज्म के बारे में कुछ नहीं कहा, सर साम्राज्यवाद के बारे में कुछ नहीं कहा। अब देखिए, जब इंपेरियलिज्म के बारे में बात करते हैं आप, तो कॉलोनियलिज्म को पहले समझिए। मैंने मीनिंग में आपको बताया था कि कॉलोनियलिज्म ही सबसे बड़ा कारण रहा है इंपेरियलिज्म को लाने में, अस्तित्व में। इंपेरियलिज्म इसलिए आया क्योंकि कॉलोनियलिज्म उसका एक दूसरा सिक्का है, उसी के कारण इंपेरियलिज्म आया है। आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमको साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो विस्तार को देखेंगे ना, तो लास्ट में हम आपको पूरा सही से बता दूंगा कि इंपेरियलिज्म किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आप ध्यान दो सिर्फ कॉलोनियलिज्म पे अभी, और जो चीज़ों को बताया जा रहा है। आगे देखो, एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म किस तरीके से एक्सटेंड किया है, तो विस्तार क्या है। देखिए, आधुनिक युग में उपनिवेशवाद शब्द कामोवेश में साम्राज्यवाद का समानार्थक हो गया है। देखो समझ में आया कि ये जो एक्सटेंड जब आप करने जा रहे हो ना, आप कॉलोनी को और भी बढ़ाना चाहते हो, एकदम हर चीज आपका ही हो जाए, हर चीज आप मुट्ठी में लेना चाहते हो कॉलोनी में, तो ये इंपेरियलिज्म का रूप ले लिया। धीरे धीरे वही उसका समानार्थक बन गया और वहां पे लोग राज्य करने लगे। कैसे राज्य करने लगे उसको भी समझ रहे। देखिए अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो विशेषकर दोनों व्यवस्थाओं में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो सभी जगहों को मतलब क्या कर दिया कि अपने मुट्ठी में कर लिया है। जो भी ये बाजार मेरा है, ये बाजार में मैं ही अपना सामान लाता हूँ, जितना भी लाभ है यहाँ का रॉ मटेरियल्स। जैसे भारत में पहले लोग आए थे ना, तो भारत में जैसे जब लोग आए तो यहाँ के जितने भी कच्चे सामान थे वहाँ से यहाँ से उठा कर लेकर चले गए, फिनिश गुड्स वहाँ से भेज रहे हैं। तो ना आपके पास कच्चा माल है आपके हाथों में, ठीक है, और आप फिनिश गुड वहाँ से खरीद रहे हो। दिस आर द रीजन्स, अभी हम समझ रहे हैं। अब देखिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अर्थ ही हो गया शक्तिशाली और विकसित देशों द्वारा कमजोर और अविकसित यानी कि अनडेवलप्ड देशों पर अधिकार कर उन देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना। अब जब आप समझ रहे हो ना, तो इसमें दो चार चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें आपको समझना है किन किन चीजों पर अधिकार हो जाता है जब भी कोई कॉलोनी को अपनाता है। तो देखो, एक चीज आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन से आपको लाचार कर दिया, सामाजिक यानी कि सोशली भी आप उनके ऊपर निर्भर हो गए, पॉलिटिकली भी आप निर्भर हो गए। तो राज्य कैसे होगा? कोई भी राजा होता है तो राजा के पास क्या क्या पावर होते हैं भैया? राजा के पास उसका इकोनॉमिकल पावर होता है, सामाजिक पावर होता है, खास करके सबसे ज़्यादा तो राजनीतिक पावर होता है। जब राजनीतिक पावर ही नहीं रहे, दूसरों के हाथों में चले जाए, तो ये कॉलोनियलिज्म बाद से यानी कि उपनिवेशवाद से ऑटोमेटिक चेंज होके इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद में बदल जाता है। आगे देखते हैं। अधीनस्थ देशों को विजेता देशों के आर्थिक हित की रक्षा और विकास करना होता था। ये तो अधीनस्थ देशों को, देखिए ये कौन देश है भैया? अधीनस्थ देश। अधीनस्थ जो देश है, मान लीजिए कि कोई भी देश है वो किसी के अंडर में है, मान लीजिए कि मैं आपके अंडर में हूं, तो मेरा काम क्या है?
मैं आपके अंडर में हूँ ना, तो मैं आपको चाहूँगा कि भैया आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, आप इतना आगे बढ़ जाओ, आप उसके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं हूँ आपका सर्विस। ठीक है, मैं आपको सर्विस देने वाला आदमी हूँ। तो एग्जैक्टली में तो ये दिख रहा है कि मैं राजा हूँ, लेकिन हूँ नहीं, राजा आप हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना भी रिसोर्सेस है आपको आगे बढ़ाने के लिए बना है। तो आर्थिक हित की रक्षा, विकास करना होता था। विजेता देशों को अधीनस्थ देशों के साथ वाणिज्य व्यापार करके अधिक लाभ अर्जित कराना लक्ष्य होता था। अब मान लीजिए कि आप हमको कैप्चर कर लियो, तो मैं वाणिज्य किसके साथ करूंगा? आपके साथ। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? आपको। किसके साथ बात करूंगा? आपके साथ। तो ये जो अधिकार है वो आप ऑटोमेटिक पा लिए हो, आप मेरे ऊपर अधिकार पा लिए हो। तो लाभ किसका? मेरा जो मकसद होगा, किसको लाभ करवाना है भाई? आपको ही करवाना है। सेम एज इट इज कॉलोनीज में भी होता था। अधीनस्थ देश को विजेता देशों के उद्योगों के लिए कच्चा माल जुटाना और विजेता देशों से ही तैयार माल खरीद कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ता था। वही बता दिया हूं पहले कि पहले तो भैया आप अपने खेत में कच्चा माल उगाओ और फिर हमको दे दो, और फिर हम क्या करेंगे कि जो कॉर्न है, मान लीजिए हमने मकई उगाया, मकई आपने हमसे ले लिया, फिर आपने ही उस मकई को पॉपकॉर्न बना के उसको थोड़ा पैकेटिंग वैकेटिंग करके आपने हमसे लेके गए थे, 1 रुपया में लेकर गए थे, और आप एक पैकेट को हमको 10 रुपए में बेच रहे हो। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? मकई मेरा, आपका कुछ नहीं, लेकिन आपको ही पैसा भी जा रहा है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द कॉलोनियलिज्म। अब देखिए, अब जब कॉलोनी बैठ जाता था तो वहां पे कर लगा दिए जाते थे। क्या क्या लगा दिए जाते थे? कर, यानी कि टैक्सेस। अब हमसे क्या करेंगे कि भैया आप तो पहले तो एक चीज देख लिए थे कि भैया मेरे पास से मकई खरीद के ले गए, उसी को तुम पॉपकॉर्न बना के मुझको बेचे। अब देखो कि अब हम मकई लगा रहे हैं ना, खेती मेरी है ना, आप बोलोगे कि अब जो खेती है ना सर आपका, उस पे भी हमको आप टैक्स दीजिए। तो अब देख लो कि यहाँ पे भूमि का टैक्स हो रहा है, थोड़ा बहुत राजस्व जो है उसके ऊपर टैक्स हो रहा है, धन जो है उसका। तो ये जो चीजें हैं, आप टैक्सेस कलेक्ट करते हो, लैंड टैक्सेस कलेक्ट करते हो, रेवेन्यूज जितना भी जनरेट हो रहा है उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप हमको गरीब बना रहे हो और अपने देश को मजबूत कर रहे हो। अब देखिए, उपनिवेशों से प्राप्त राजस्व, धन, भूमि आदि का अधिकांश भाग उपनिवेशवाद के जनसाधारण के कल्याण पर खर्च न करके उपनिवेश स्थापित करने वाले देश अपने देश की जनसाधारण के कल्याण के लिए उपयुक्त धन को खर्च करते थे। अब भैया आप हमारे देश में आए, हमारा धन को आप ले गए, और वो धन मैं उपार्जन कर रहा हूं ना, तो वो खर्चा मेरे ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब वो आए हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो वो अपने देश में ले जाके अपने लोगों को दे रहे हैं और उनको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स थी कॉलोनियलिज्म में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो यूरोपियाई देश थे वो धनी होने लगे, उनका स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, खास करके आप इंग्लैंड देख लो, फ्रांस को देख लो, पुर्तगाल, इटली, जो देश हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, और हमारा जो एशियाई देश हैं, अफ्रीकाई देश हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए? गरीब हो गए। तो उपनिवेशवाद के विकास के समय व्यापारिक पूंजी के निवेश के जरिए उपनिवेश स्थापित करने वाले देश द्वारा व्यापार से प्राप्त धन ही उन देशों के राष्ट्रीय धन का मूल स्रोत था। अब देखो, जैसे कि मान लो कि अब इंग्लैंड जैसा देश है, पुर्तगाल जो देश है, आपको एक बार कम से कम आप ज्योग्राफिकल लोकेशन से एक बार देख लेना, मैप जाके देखना आप एक बार, ठीक है, गूगल मैप करके आप उन सब जगहों को एक बार देखा करो, उनका नाम सब देखा करो। तो ग्रीस जैसे देश हो गए। अब ये क्या हो गया ना कि ये हमारे देश से तो सामान जो है वो लेकर जा रहे हैं, हमारे धन लूट कर ले जा रहे हैं। चांदी हो गया, सोना हो गया, यहाँ का खाद्य सामग्री हो गई, ये सारे चीज यहाँ से लूट कर वहां लेकर जा रहे हैं और अपने देश को मजबूत कर रहे हैं और अपने देश को धनी बना रहे हैं। यही कुछ लिखा गया और कुछ आगे है नहीं। और आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद के विकास के समय से ही उपनिवेशवाद का उपयोग विजेता देशों द्वारा अपनी शक्ति और आधिपत्य विस्तार तथा शोषण के लिए किया जाता था। अब देखो, हमको ये एक वर्ड मिला है, साम्राज्यवाद के विकास के समय। अब साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ ये तो हमको समझ में आ गया। सर उपनिवेशवाद के वजह से ही साम्राज्यवाद आया था। हाँ, तो साम्राज्यवाद का एक टाइम आएगा ना, अब हम क्या करेंगे कि हम अपने राजा बनाएंगे, हम
अब जिस देश पे हम पहले बिजनेस करते थे उस देश पर ही हम अपना राजा बना देंगे, हम अपना अधिकार कर लेंगे। तो इस चीज को देखो, जब साम्राज्यवाद का विकास हुआ ना, तो कैसे हुआ, देखो जिस जिस देशों पर शोषण हुआ था या आधिपत्य था किसका, उपनिवेशवाद का, वही जगह साम्राज्यवाद के केंद्र बने और उसी जगह को साम्राज्यवाद में तब्दील कर दिया गया। कॉलोनी से क्या हो गया, इंपेरियलिज्म हो गया वहां पे। इसका मुख्य उद्देश्य विजेता देशों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना था। क्या, किसको संपन्न बनाना था, जैसे कि एक देश है, अब भैया विजेता कौन, जैसे कि मान लो कि मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको जीत लिया हूं, तो विजेता देश मैं हुआ ना, जीता मैं। तो क्या करूंगा कि मैं आपका जितना धन है, संपत्ति है, वो लेके अपने आप को और भी ज्यादा धनी बना लूंगा। तो यही होता था कि जो विजेता देश होते थे, वो जो देश हार जाता था उनका जितना भी संपत्ति था उसको लूटो और अपना देश को आगे बढ़ाओ। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का आदर्श ही था अधीनस्थ देशों का शोषण करना। अब क्या करना है, जितने भी देश आपके अधीन में हैं उसको शोषण करिए। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रत्येक देश इसमें इस प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया था। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो लिखा है कुछ लैटिन अमेरिकाई देश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आप कॉलोनियलिज्म के बारे में देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये जो एशियाई देश हैं, अफ्रीकाई देश हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉलोनीज देखने को मिलती थी। लेकिन आप अपने आंसर में लैटिन अमेरिका भी आराम से रख सकते हो। अब देखो, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होते ही यूरोप में उपनिवेशों की स्थापना की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। अब किसके, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में क्या हो गया, यूरोप में उपनिवेशों की स्थापना की प्रक्रिया क्या हो गई, आरंभ हो गई। तो जो कुछ जो लैटिन अमेरिका की हम बात कर रहे थे, तो अब क्या हो गया कि जब भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वो उपनिवेशों को स्थापना किया, यानी कि जितने भी बिजनेस सेंटर है उसको वो लोग क्या करते थे, इस्टेब्लिश करते थे। इस प्रक्रिया का प्रभाव संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ने लगा। तो भैया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले हुआ आपका, देख लीजिए इधर यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, और अब हमको देखने को मिल रहा है क्या दिक्कत, कि पूरा वो वर्ल्ड को कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, जिन देशों की जनसंख्या कम थी, विजेता देश उन देशों में जाकर अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। इसके फलस्वरूप कई बार तो स्थानीय समुदाय का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, कई बार तो कुछ देशों में कुछ कम कम लोग थे, तो वहां पे क्या किया कि कॉलोनी वाले लोग ज्यादा आकर बस गए, तो वहां के लोग ही खत्म हो गए और कॉलोनी वाले जो दूसरे देश के लोग थे वहीं पर आके बस गए। विजेता देशों से लोगों का बड़े पैमाने पर प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन करने लगे वो, और जिसके फलस्वरूप इतनी संख्या में प्रव्रजन हुआ कि स्थानीय लोगों का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। कई कई जगह पर नहीं हुआ, लेकिन कई कई जगहों पर जो स्थानीय लोगों का अस्तित्व था वो समाप्त सा हो गया। अब देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। किसी किसी देश में भारी संख्या में प्रव्रजन कर न करके केवल वहां की शासन व्यवस्था पर अधिकार करके ही अपने गृह राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर उपनिवेश की प्राकृतिक और मानवीय संपदा को लूटने की परंपरा स्थापित की और जाने क्रांति के समय आरंभ हुई उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समीक्षा। अच्छा, तो ये कुछ लिखा है ऐसे, आप यहाँ पर देख लो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है, खास करके उस एरियाज में क्या हुआ कि वहाँ के स्थानीय लोग मिट से गए। इसीलिए हमको अभी भी देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलते हैं, न्यूजीलैंड में, आपका अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, सब इंग्लिश वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका तो समाप्त ही हो गया। लेकिन आप जब इंडिया को देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि दूर भी थे हम लोग, उसके बाद हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा था, और वहाँ यहाँ से क्या करते थे, यहाँ पे एक चीज लिखा था कि वो गृह राष्ट्र को ध्यान में रखते थे और यहाँ से सामान को लूटते थे। इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्वर्ण का लूटने का जो काल था, हमारा जो भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो सबसे खत्म समय जब हुआ, जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्वर्ण और चांदी किस एज में लूटा गया, तो ये कॉलोनियलिज्म का एज ही है। जब कि हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए थे तभी सबसे ज्यादा हमारे देश से सोना को लूटा गया था। अब यहां तक हम देख लिए हैं कि किस तरीके से एक्सटेंशन हुआ।
कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारा चीज़ों को मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा। आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ से पॉइंटेड आंसर को भी मैं वीडियो बना के दूंगा। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको आराम से देखिए, सुनिए इसको। तो ये जो देखेंगे आप, बार बार इसको सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने कॉलोनियलिज्म को बसाया, फिर उसको इंपेरियलिज्म में किस तरीके से चेंज किया। तो हम अब जानेंगे कि नेक्स्ट में कि पुर्तगाल का उपनिवेशवाद साम्राज्य किस तरीके से फैला, उन लोगों ने साम्राज्यवाद को फैलाने में किस तरीके से अपना कदम को आगे बढ़ाया था, कौन कौन से लोग थे जो आगे बढ़ाए थे। फिर हम आपका स्पेन का जो उपनिवेशवाद का साम्राज्य है वो सब के बारे में समझेंगे। तो बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम समझते जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री चीज़ ही ऐसी होती है कि जो थोड़ा लेंदी होती है और आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है हिस्ट्री पे, उसको थोड़ा टाइम लगा के सुनना पड़ता है। तो वो आपको थोड़ा आसान कर देता है समझने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब आप ध्यान से सुनो, एक बार नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखा करो, तो ये ईजी कर देगा आपको हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।